नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। एक लंबे समय के बाद मैं एक बार फिर कुछ वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। इस लंबे गैप की वजह यह थी कि मैं अलीगढ़ से बाहर था। चूँकि मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ से बाहर हो चुकी है तो इतना समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब चूँकि वो सारी भाग दौड़ अब समय थम गई है तो मैं पुनः इस वीडियो को बनाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। और सबसे पहले मैं आज शुरू कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी। चूँकि बाकी सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको इस चैनल पे पढ़ाए हैं, जैसे कि CDP हो गया, EVS हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब अभी पूरे नहीं हुए हैं और मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। तो बाकी के सब्जेक्ट्स को भी मैं पूरा करूँगा धीरे धीरे। चूँकि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इंडियन इकोनॉमी भी उन्हें पढ़ाई जाए, तो सबसे पहले आज मैं इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर ही शुरू कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं अदर सब्जेक्ट्स को भी पैरेलली साथ लेके चलूँगा। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और चूँकि हम लोग इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो एग्जामिनेशन में हमारे 2-3 क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए इसके बेसिक्स समझेंगे। हिंदी में इस सब्जेक्ट का टाइटल रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। और इस सब्जेक्ट की खासियत ये है कि इस सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ ही साथ फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और चूँकि इकोनॉमिक्स है तो इसका जो न्यूमेरिकल डेटा होता है वो भी आपको एज़ पर करंट अफेयर आपको तैयार करना पड़ेगा। अब नॉर्मली दिक्कत ये होती है कि जब आप करंट अफेयर स्टडी करने जाते हैं तो मान लीजिए बजट का क्वेश्चन आया या बैंक्स की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये आपसे पूछता है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो आंकड़े आपको रटने पड़ते हैं। लेकिन जब आपने इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़ी होती है तो आपको उन आंकड़ों को रटने की आवश्यकता नहीं होती। चूँकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप उन आंकड़ों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं और आसानी से एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जिसका टाइटल रहेगा इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है उसका टाइटल रहेगा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अध्याय 1 अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। मैं ज़रा चेक कर लूँ कैमरे में इसका फोकस आउट तो नहीं हो रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, ये पहला आपका चैप्टर है। इंग्लिश में कहेंगे इसको इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, दोनों शब्दों को समझेंगे, दोनों की डेफिनेशन समझेंगे। इसके बाद आगे की बात करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से चलना है, सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो वर्ड आपके सामने लिखा है अर्थव्यवस्था। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इसकी डेफिनेशन है किसी देश में उपलब्ध संसाधनों, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, का कुशलतम और इष्टतम उपयोग करते हुए, कॉमा, उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिएगा, इस तरह से समझते हैं, किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों, कोई भी देश है, मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में बहुत सारे संसाधन आपको मिलेंगे,
नॉर्मली संसाधनों की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधनों में आप देखते हैं बहुत सारे खनिज इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कोयला पाया जाता है, अभ्रक पाई जाती है, सोना पाया जाता है, बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। तो आप देखते हैं ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। नदियाँ भी आपकी काय में आ जाएंगी, संसाधन में। भारत की बाउंड्री में या भारत की सीमा क्षेत्र में, भारत के अधिकार क्षेत्र में जो समुद्र है वो भी किस में आ जाएगा, उपलब्ध संसाधनों में आ जाएगा। खेती योग्य जो भूमि है आपकी वो भी काय में आ जाएगी, उपलब्ध संसाधनों में आ जाएगी। तो आपने देखा होगा देश में जो भी सरकार होती है वो इन संसाधनों का उपयोग करके क्या कमाती है, धन कमाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि कोयले की नीलामी करती है सरकार तो उसको धन की प्राप्ति होती है। हमारे देश में स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। जो भी कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की जो कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सब क्या करती हैं, अपना नेटवर्क पूरे देश में चलाती हैं। तो उस नेटवर्क को चलाने के लिए उन्हें अपने सिग्नल भेजने होते हैं, और वो सिग्नल कहाँ भेजेंगे, भारत के वायुमंडल में। और भारत के वायुमंडल पर अधिकार किसका है, सरकार का, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन है। तो सरकार से उन्हें परमिशन लेनी होती है कि क्या हम अपने इस एरिया में अपने सिग्नल भेज सकते हैं। तो उसके लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है, और स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकार को पैसे की प्राप्ति होती है। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें जो मोबाइल कंपनियों के सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या हैं, वो भी तो एक तरह से संसाधन है, और संसाधन सरकार को इनकम हो रही है। या हमारे इंडिया के जो एयर स्पेस है उससे बहुत सारे प्लेन गुजरते हैं तो उन्हें वहाँ का टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह से नदियाँ हैं, नदियों के पानी का सरकार उपयोग करती है, बांध बनाती है, बिजली बनाती है, या उस पानी को नहरों के माध्यम से किसानों तक कृषि के लिए पहुंचाती है, तो उससे सरकार की इनकम होती है। या कृषि योग्य भूमि है, उससे अनाज उगाया जाता है, बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, उससे सरकार की इनकम होती है। तो टोटल बात यह है कि किसी देश में उपलब्ध संसाधन, कृषि भी संसाधन है, नदियाँ, समुद्र, नहरें, झीलें, जलप्रपात, या आपका खनिज जितने भी हो गए, कोयला हो गया, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब खनिज हैं। या समुद्र में आपने देखा होगा कि समुद्र में बहुत सारी बिजली बनाई जाती है, समुद्र से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। या भारतीय सीमा में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के बहुत सारे जो पानी के जहाज़ होते हैं वो इंडिया की सीमा में होकर जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा है तो आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया से बहुत सारे तेल के टैंकर जाते हैं भारत से पूरब के देशों को, चाइना भी जाते हैं, इधर फिलीपींस जाते हैं, तो वो सब इंडिया की बाउंड्री में होकर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ इंडिया को टैक्स देना होता है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें काय में आती हैं, उपलब्ध संसाधनों में आती है। तो कोई भी देश है उसमें बहुत सारे संसाधन होते हैं, किसी देश में कम होते हैं, किसी देश में ज़्यादा होते हैं। उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम और इष्टतम उपयोग करते हुए, यानी कि जो भी संसाधन हमारे देश में हैं उनका सरकार कैसे उपयोग करेगी, कुशलतम तरीके से। ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की, और नीलामी इस प्रकार से की कि सरकार को उतना पैसा नहीं मिल पाया जितना पैसा मिलना चाहिए था। जैसे आपने देखा होगा 2G घोटाला जब हुआ था कांग्रेस के टाइम में, तो आपने देखा होगा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी इस तरह से की गई कि सरकारी खजाने को उतना लाभ नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो वहाँ क्या बात आ रही थी कि उन्होंने एक संसाधन का कुशलतम उपयोग नहीं किया। या कोयले की नीलामी हो रही है तो आपने क्या किया कि सरकार के जो करीबी बिजनेसमैन हैं उनको बांट दिया, बाकी सरकार के खजाने में जितने पैसे आने थे वो नहीं आ पाए। तो संसाधन जो भी हैं, जितने भी हैं, उनका उपयोग कैसे करना है, कुशलतम। कुशलतम का मतलब है कि मैक्सिमम पैसा सरकार को प्राप्त हो। कुशलतम और कैसा उपयोग करना है, इष्टतम, मैक्सिमम प्रयोग करना है, अच्छे तरीके से करना है। और उन संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, इष्टतम, यानी कि मैक्सिमम करना है। ऐसा नहीं है संसाधन बचे रह गए, हम उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, और यूज़ कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो हमें जो भी संसाधन देश में उपलब्ध है उनका उपयोग कैसा करना चाहिए, कुशलतम करना चाहिए। और कैसा करना चाहिए, इष्टतम, यानी कि एक बेटर वे में उनका यूज़ करना चाहिए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का करना चाहिए, जिससे कि सरकार को मैक्सिमम पैसे की प्राप्ति हो। तो दोबारा समझिएगा, किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम और इष्टतम, यानी कि संसाधन आपने समझ लिए, जितनी भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने, ये सब संसाधन है, हर देश में पाई जाती हैं, उनका प्रयोग कैसे किया गया है, कुशलतम और इष्टतम। अब उनका उपयोग करेंगे तो सरकार को काय की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। अगर इंडिया है तो रुपए में आएगा, कोई और दूसरा देश है तो वहाँ की करेंसी में मिलेगा, कुल मिलाकर धन की प्राप्ति होगी। और उस धन का उपयोग कहाँ किया जाएगा, उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु। यानी कि सरकार को इन संसाधनों से पैसा प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, और सरकार उस धन का उपयोग कहाँ करती है, उस देश के जो निवासी हैं। मैंने नागरिक शब्द यूज़ नहीं किया है क्योंकि नागरिक में सिर्फ नागरिक की बात होती है, निवासी में नागरिक भी आ जाएंगे और जो विदेशी लोग भी इंडिया में रह रहे हैं वो भी आ जाएंगे।
कुल मिला के इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया के नागरिक हैं या विदेशी नागरिक हैं, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो सब इंडिया के निवासी कहलाएंगे। तो सरकार को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, कुशलतम और इष्टतम। उसका उपयोग सरकार ने कर लिया है और उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु का मतलब है कि बढ़िया सड़कें बना देती है सरकार, बिजली की व्यवस्था बढ़िया कर देती है, संचार की व्यवस्था बढ़िया कर देती है, एजुकेशन अच्छी कर देती है, हॉस्पिटल इत्यादि अच्छी कर देती है, देश की सुरक्षा बढ़िया कर देती है। इस सब के लिए सरकार को पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से प्राप्त हो रहा है? उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम और इष्टतम प्रयोग करते हुए। अब दोबारा समझिएगा कि किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम और इष्टतम उपयोग करते हुए उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार, यानी कि जीवन स्तर में कैसा सुधार, उनकी लाइफ में क्वालिटी का लेवल बढ़ जाए, इस प्रकार की इस हेतु बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि एक देश है, उसमें बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे नदियां हैं, कृषि योग्य भूमि है, बहुत सारे खनिज हैं, हमारा वायुमंडल है, समुद्र है, नहरें हैं, या इसके अलावा झीलें इत्यादि हैं। इन सब संसाधनों का सरकार ने कुशलतम और इष्टतम उपयोग किया। उपयोग करने के बाद जो धन की प्राप्ति हुई, उस धन को खर्च कहाँ किया गया? उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु, यानी कि उस देश की सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा इत्यादि सब बढ़िया कर दी। तो ये जो व्यवस्था सरकार बना रही है, इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आशा करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, अर्थव्यवस्था के बाद जो शब्द आता है उसका है अर्थशास्त्र। दूसरा शब्द आपको समझना है वो अर्थशास्त्र है। तभी आपने समझा अर्थव्यवस्था कि किसी देश में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम और इष्टतम उपयोग करते हुए उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिएगा अर्थशास्त्र, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। अभी हमने समझा अर्थव्यवस्था, हम समझते हैं अर्थशास्त्र। अब देखिएगा बेसिकली होता क्या है, एक इससे थोड़ा हट के कुछ चीज़ बताता हूँ, समझिएगा। आप जब भी मार्केट जाते हैं और आपके पास जेब में क्या होता है? धन होता है, मनी, चाहे किसी फॉर्म में हो, रुपया हो, डॉलर हो, रियाल हो, कुछ भी हो, कुल मिला के आपकी जेब में क्या है? धन है। आप इससे क्या खरीद सकते हैं? मार्केट जाएंगे तो कोई सामान खरीद लेंगे, है ना, या कोई सेवा खरीद लेंगे। मार्केट में आप जब भी जाते हैं तो या आप तो कोई आप वस्तु खरीदते हैं या क्या खरीदते हैं? सेवा। मान लीजिए आपने कुछ खाने का सामान खरीदा तो काय में आ गया? वो वस्तु में। आपने कपड़े खरीदे, काय में आ गया? वस्तु में। जूते खरीदे, काय में आ गया? वस्तु में। यानी कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक आपने कुछ भी खरीदा, वो सब काय के अंतर्गत आ जाएगा? वस्तु के अंतर्गत। यदि आप बस में बैठे दिल्ली चले गए, आपने किराया दिया, काय का पैसा दिया आपने? सेवा का। आप नाव के पास गए, आपने बाल कटा लिए तो काय के पैसे दिए? सेवा के पास। आप किसी कोचिंग सेंटर में गए तो आपने पढ़ाने की फ़ीस दी, तो पढ़ाना क्या में आता है? सेवा में आता है ना। जब कोई किसी के लिए कुछ कर दे तो उसे क्या कहते हैं? सेवा। और बदले में उससे पैसा ले ले तो कहते हैं सर्विस चार्ज। तो बेसिकली आप जब मार्केट में जाते हैं और आपके जेब में धन होता है तो आप केवल दो ही चीज़ ले पाते हैं, या तो कोई वस्तु खरीदेंगे या क्या खरीदेंगे? सेवा। अभी तभी देखा, तभी क्या आता है? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि या तो आपने कोई सामान खरीदा होगा गुड्स, या आपने कोई सर्विस खरीदी होगी, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। वस्तु और सेवा के अलावा तीसरी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप कभी सोच के देखिएगा, आप कुछ भी खरीदेंगे, वो जो चीज़ आपके हाथ में फिजिकल आ जाएगी वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी। किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया, वो काय में आ जाएगी? सेवा में। आप सिनेमा हॉल में गए, आपने टिकट खरीदी तो काय का? सर्विस टैक्स है, क्योंकि मनोरंजन क्या है? एक सेवा है। तो बेसिकली मार्केट जब भी जाते हैं तो आप दो ही चीज़ें लेते हैं, वस्तु और सेवा। अब वस्तु और सेवा मैंने यहाँ क्यों समझाया? क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था है उसमें संसाधनों का सरकार उपयोग करेगी, सरकार को पैसे की प्राप्ति होगी, फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी देश के लोगों के लिए। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जूते बनाएंगी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ कपड़े बनाएंगी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खाने का सामान बनाएंगी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जो आपको सेवा देंगी। कोई कोचिंग सेंटर है वो आपको सेवा दे रही है, स्कूल है वो आपको सेवा दे रही है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ वस्तु भी मिलेगी, सेवा भी। जो भोजन आपको दे रहा है रेस्टोरेंट में वो तो वस्तु हो गई, और जो वेटर आपको खाना खिला रहा है वो उसकी सेवा हो गई। तो कुछ कंपनी या कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ वस्तु सेवा दोनों मिलेंगी, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ सिर्फ सेवा मिलेगी, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ केवल वस्तु मिलेगी। आप जूते के शोरूम में जाते हैं तो आप वस्तु लेके आते हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपने सेवा खरीदी है,
आप मनोरंजन कर रहे हैं तब भी आपने सेवा ली, आप शेविंग करा रहे हैं तब भी आपने सेवा परचेज़ की, कोचिंग सेंटर में तब भी आप सेवा लेकर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में है तो वस्तु सेवाएं दोनों मिल रही हैं आपको। तो इस तरह से किसी भी अर्थव्यवस्था में दो ही चीज़ें होती हैं, वस्तु और सेवा। अर्थव्यवस्था आप समझ ही गए हैं कि उस देश के उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम और इष्टतम प्रयोग किया गया है सरकार के द्वारा। क्यों किया गया है? कि जो धन की प्राप्ति होगी उससे उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर हम कैसा बना देंगे बढ़िया। और ये सब व्यवस्था जो है कि संसाधनों से पैसा आएगा और सरकार क्या करेगी, लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार खर्च करेगी। ये पूरी व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है? चूँकि शास्त्र है तो काय की बात होगी, नियमों की बात होगी। काय की बात होगी? नियमों की। तो क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं, दो चीज़ें हैं अर्थव्यवस्था की, दो ही चीज़ें होती हैं, वस्तु और सेवा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर हम बात कर रहे हैं काय की? अर्थशास्त्र की, लेकिन अर्थव्यवस्था का जिक्र करना जरूरी है। अर्थव्यवस्था आप समझ ही गए हैं कि सरकार द्वारा एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है जिसमें संसाधनों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया है और कुशलतम किया गया, अच्छे तरीके से किया है और लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु बनाई गई व्यवस्था है। अब अर्थशास्त्र में दोबारा बता देता हूँ, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिएगा, कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उत्पादन काय का होगा, या तो किसी वस्तु का या किसी सेवा का। उस देश में जितनी भी कंपनियां होंगी, जितनी भी फैक्ट्रियां होंगी या जितने भी संस्थान होंगे वो सब या तो वस्तु बनाएंगे या सेवा बनाएंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो दोनों बनाएंगे। कंपनियां कुछ जूते बनाएंगी, कपड़े बनाएंगी, खाने की चीज़ें बनाएंगी। कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो बिल्डिंग मटेरियल का सामान बनाएंगी, कुछ कंपनियां फर्नीचर बनाएंगी, कुछ कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बनाएंगी, कुछ कंपनियां किताबें बनाएंगी, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो आपको सेवाएं देंगी। जैसे आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो सेवा मिलेगी, स्कूल से आते हैं तो आपको सेवा मिलेगी, कोचिंग जाते हैं तो सेवा मिलेगी, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठते हैं तो आपको सेवा मिलेगी। कुल मिला के पूरी अर्थव्यवस्था में काय का उत्पादन हो रहा है, या तो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। अब जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जाएगा तो उनका वितरण भी तो किया जाएगा। कि भाई एक कंपनी जूते बनाती है, अब वो जूते बहुत महंगे बनाती है। मान लीजिए रिबॉक कंपनी है, उसके जूते महंगे होते हैं, एडिडास के महंगे होते हैं, नाइक के महंगे होते हैं। ये जूते कंपनी ने बनाई किसी जगह पे, अब इनका वितरण कैसे होगा? क्या वो कंपनी देश के हर गांव कस्बे में अपना शोरूम खुलेगी? नहीं। वो कंपनी ये चेक करेगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन से इलाके में बिकेगा। चूँकि महंगा प्रोडक्ट है तो शहरों में बिकेगा। मान लीजिए कोई कंपनी रिलैक्सो है या बाटा है, सस्ते प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो अपना वितरण गांव में भी करेंगी और शहरों में भी करेंगी। यानी कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका वितरण कैसे किया जाएगा। सरकार सोचेगी कि लोगों तक अनाज कैसे पहुंचाया जाए। अनाज काय में आ गया? वस्तु में आ गया ना। तो वस्तु का उत्पादन हो गया, किसानों ने कर दिया, सरकार ने किसानों से खरीद लिया, लेकिन अब लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए। तो सरकार उस वितरण व्यवस्था का भी देखेगी कि लोगों तक किस तरह राशन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। या जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो राशन कार्ड का यूज़ नहीं करते, जो उच्च वर्ग लोग हैं, तो बहुत सारा अनाज उनके लिए भी मार्केट में बिकने आएगा। गेहूँ भी बिकने आएगा, पिस के आटा भी अच्छे ब्रांड का आप देखते हैं ना, जो अन्नपूर्णा वगैरह का आटा जो आपके यहाँ आता है, आशीर्वाद वगैरह का, तो ये भी काय में आता है? वितरण में। क्या देश का सारा अनाज गरीबों को बट जाएगा? यह सारा अनाज मध्यम वर्गीय लोगों या उच्च वर्गीय लोगों को रहेगा? नहीं ना। तो इसका एक अध्ययन होता है कि भाई देश में कितनी जनसंख्या ऐसी है जिनको सस्ता अनाज चाहिए, कितनी ऐसी है जिनको महंगा अनाज अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको वो मार्केट में बिकने आएगा महंगे पैकेट में। यानी कि उत्पादन तो वस्तु और सेवाओं का हो गया, वितरण व्यवस्था भी देखनी है कि कौन सी वस्तु या सेवा किस एरिया में जानी चाहिए।
अगर मेट्रो ट्रेन है तो बड़े शहरों में है, अभी छोटे शहरों में नहीं है। गांव में तो बहुत लंबे समय तक मुश्किल है उसका आना, क्योंकि वहाँ उस सेवा को लेने वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो चीज़ें घाटे में चली जाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा। दो ही चीज़ें होती हैं किसी अर्थव्यवस्था में, या तो कोई वस्तु होती है या सेवा। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो गया, अब उनका वितरण कैसा होगा? कौन से जूते किस एरिया में बिकेंगे, किस एरिया में नहीं बिकेंगे, कौन से कपड़े किस एरिया में बिकेंगे, किस एरिया में नहीं बिकेंगे। कोई कंपनी बिस्किट बनाती है, मान लीजिए उसका बिस्किट बहुत महंगा है, तो क्या वो गाँव में मिलेगा? लेकिन आप देखते हैं पार्ले जी आपको गाँव में मिल जाता है और शहरों में मिल जाता है। तो उत्पादन के बाद कंपनी को ये भी देखना है कि उस वस्तु या सेवा का उत्पादन, अब आप जाइएगा मल्टीप्लेक्स में जाइएगा, है ना, मूवी देखने जाते हैं, तो क्या वो आपको गाँव मिल जाएंगे मल्टीप्लेक्स? नहीं मिलेंगे ना। गांव में मल्टीप्लेक्स अगर खोल भी देगा तो वहाँ चलेगा नहीं, तो वो घाटे में जाएगा। यानी कि वस्तु और सेवा का उत्पादन के बाद अगला स्टेप का है वितरण का। और फिर ये भी देखना है कि लोग इस वस्तु या सेवा का उपभोग किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए कोई भी नई वस्तु पहली बार मार्केट में आई है और उसको जगह जगह वितरित कर दिया गया। वितरित करने के बाद ये एक पैटर्न समझ में आता है कि कौन से एरिया के लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भविष्य में हमें कौन सी वस्तु सेवा किस एरिया में भेजनी है और किस एरिया में नहीं भेजनी है। इन तीन चीज़ों का, यानी कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे होगा, कितना होगा, उनका वितरण यानी कि लोगों तक वो कैसे पहुंचेंगी, और लोग किस एरिया के लोग कौन सी वस्तु और कौन सी सेवा का उपभोग ज़्यादा करते हैं, कौन सी का कम करते हैं। इन सब बातों का जितने भी अध्ययन हैं, जितना भी नियम है, इन सब तीनों एक्टिविटी से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं, जितने भी सिद्धांत हैं कि उत्पादन के क्या नियम है, कि वस्तु का उत्पादन कैसे होगा, कितना होगा, किस मात्रा में होगा, उसका वितरण कैसे होगा, कैसे सरकार कितना डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, फ्री वाला कितना करेगी, महंगा वाला कितना करेगी, ये सब वितरण के अंतर्गत नियम का अध्ययन किया जाएगा। और लोग उन वस्तुओं का उपभोग कैसे कर रहे हैं, कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग संबंधी नियमों का और सिद्धांतों का अध्ययन काय में किया जाता है? अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक गतिविधि हो रही हैं, क्या हो रही हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा होगा, उन वस्तुओं और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहा होगा, और उसके बाद ये देखा जा रहा होगा कौन से एरिया में कौन सी वस्तु सेवाओं का उपभोग किस प्रकार से होता है। इन सब के नियमों का अध्ययन किस में किया जाता है? अर्थशास्त्र में किया जाता है। आशा करता हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो आपने देखा अर्थव्यवस्था कि किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम और शितम उपयोग के बाद उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु बनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपने क्या देखा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी नियमों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की दोनों डेफिनेशन देखी आपने, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। ये वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें मुझे कमेंट सेक्शन में। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इसका फीडबैक और दें। मैं एक मिनट इंक डाल लेता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि चीज़ें सही दिशा में हैं या नहीं हैं। आप लोग वीडियो बहुत लोग देखते हैं, मुझे जब मिलते हैं या फ़ोन पे बात होती है तो बताते हैं कि आपका वीडियो देखा। तो वो तो आप मिले ना मिले कभी, एटलीस्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ इसमें अभी क्या कमी है या कैसा बना है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है और चीज़ें सही डर्रे पे लाने में आसानी होती है। अब देखिएगा बेसिकली क्या है कि अर्थशास्त्र को एक अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं एडम स्मिथ। इनकी बात मैं अगले लेक्चर में करूँगा। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है उन्होंने। और उन्होंने 1776 में किताब दी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है ना। तो ये बात रही एडम स्मिथ की। बाकी का मैं आपको इन दोनों के बीच में कनेक्शन बताता हूँ। एक इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखिएगा आप दो शब्द पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं विज्ञान और एक पढ़ते हैं तकनीकी। क्या कहते हैं इसको? साइंस। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। होता क्या अंतर? साइंस में बहुत सारे नियम दे रखे होते हैं, पढ़ते हैं आप। न्यूटन का नियम पढ़ते हैं, गति के नियम पढ़ते हैं आप, इसके अलावा आप किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं, ओम का नियम पढ़ते हैं, बहुत सारे नियम आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। उन नियमों का प्रयोग करके कोई वस्तु जब बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजी। आपने क्या किया? पानी गर्म करने वाली रॉड बना दी, तो वो रॉड क्या है?
तकनीकी का उदाहरण है, लेकिन वो रॉड के सिद्धांत पे काम कर रही है, विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे काम कर रही है। तो वो सिद्धांत काय में से आता है? विज्ञान में। अब पंखा आपने बना दिया तो पंखे में क्या है? पंखे में जो सिद्धांत काम कर रहा है वो कहाँ से मिला है? विज्ञान पे। उस विज्ञान के सिद्धांत का आपने उपयोग करते हुए क्या बना दी? एक वस्तु बना दी जो मानव जीवन में उपयोगी है। तो विज्ञान में क्या मिल रहे हैं आपको? सिद्धांत। क्या मिल रहे हैं? नियम। और उनका उपयोग करके आपने क्या बना दी? एक प्रैक्टिकल चीज़ बना दी जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनके बीच क्या हो गया? रिलेशन हो गया ना, कि साइंस में नियम दे रखे हैं और उन नियमों का उपयोग करके आपने कोई वस्तु बना दी, वो क्या कहलाती है? आपकी तकनीकी कहलाती है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में क्या दे रखे हैं? नियम। यानी कि यहाँ सिद्धांत हैं, थ्योरी है, उन थ्योरी का उपयोग करते हुए जो व्यवस्था बनाई गई है वो क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। जैसे विज्ञान के नियमों का उपयोग करके आपने कोई भी तकनीकी बना दी, कोई नई तकनीकी खोज ली आपने, तो इन दोनों के बीच सिद्धांत और काय का? प्रैक्टिकल का, है ना? थ्योरी का और प्रैक्टिकल का रिलेशन हो गया, नहीं हो गया इन दोनों के बीच? सिमिलरली अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच भी रिलेशन काय का हो जाता है कि अर्थशास्त्र में नियम दे रखे हैं, इन नियमों का उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था बनाई जाती है, जैसे विज्ञान के नियमों का उपयोग करते हुए कोई भी तकनीकी बनाई जाती है। तो आशा करता हूँ आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों समझ में आए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे की बात करेंगे। चूँकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैं छोटा ही वीडियो बनाऊँगा। हालांकि ये वीडियो भी थोड़ा सा 15-20 मिनट का तो हो ही गया होगा। खैर, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि मुझे पता लगे कि चीज़ें सही ट्रैक में हैं या नहीं है। थैंक यू।